अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी है, जबकि ग्रीन शर्ट्स की जीत में 126 रन बनाने वाले फखर जमान नुमाया तरीन रहे। पाकिस्तानी ओपनर ने अपनी इनिंग्स में 8 चौके और 11 छक्के लगाए। कप्तान बाबर आजम ने आउट हुए बगैर 66 रन बनाकर टीम की जीत में अपना हिस्सा डाला। कीवीज ने अपनी बारी पर 401 रन का पहाड़ खड़ा किया था। बेंगलुरु में पाकिस्तानी शेरों की गरजदार ललकार, कीवीज के लिए ना बची कोई राह फरार। फखर जमान ने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। पाकिस्तानी बैटर का बल्ला हथौड़ा बनकर बरसा। 63 बॉल्स पर सेंचुरी दाग कर भी फखर जमान ने ब्रेक न लगाई। टीम की नैया को पार लगाया, पाकिस्तान को मैच जितवाया। मैच में पहली बार बारिश ने मुदाखलत की तो पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 10 रन आगे था। दूसरी बार ग्रीन शर्ट्स डीएलएस के तहत 21 रन की कीवीज पर बढ़तरी लिए हुए था। बारिश न थमी तो मैच खत्म करके पाकिस्तान की जीत का ऐलान कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स ने फतह के जरिए फाइनल 4 में जाने के इम्कानात बढ़ा लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 401 रन बनाए। ओपनर रचिन रविंद्रा ने 108 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान केन विलियमसन 95 रन पर आउट हुए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल की। फखर जमान को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। फखर जमान ने आउट हुए बगैर 126 रन बनाकर नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। चंद मैचेस की बुरी कारकर्दगी पर उनको हदफे तनकीद बनाने वाले मुंह छुपाए घूमने पर मजबूर हैं। इमामुल हक की जगह लेने वाले ओपनर ने टीम में अपनी वापसी को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित करके दिखाया। फखर जमान ने लगाई बल्ले को ऐसी धार, रन की पकड़ी वो रफ्तार, बैटिंग की जमकर धुआंधार, हरीफ को ठिकाने लगाकर किया कारीवार। 3 मैचेस में 219 रन, 126 का बेहतरीन इंफरादी स्कोर, 100 रन से जायद की औसत। फखर जमान ने अपने सपोर्टर्स को वो खुशी दी जिसकी वो शिद्दत से तमन्नाई थी। क्रिकेट फैंस को याद आया एक और नाम, साबिक चीफ सेलेक्टर्स के भतीजे इमाम। 6 मैचेस में रहे जो मुसलसल नाकाम। मैगा इवेंट के मुकाबलों में सिर्फ 162 रन ही बना सके। सिर्फ अव्वल के बल्लेबाज होने के दावेदार टीम अब ही पछताए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार जीत से शायकीन क्रिकेट के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कहते हैं कि फखर जमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका कोई सानी नहीं है। ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को शिकस्त देकर कौम का मान रखा। बहुत अच्छी उम्मीद भी थी हमें और शुक्र है डीएलएस ने बचा लिया हमें, वरना मुश्किल लग रहा था। और बहुत खुशी हुई है मैच जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फखर जमान को हमारी तरफ से। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगला मैच भी जीतेगा और वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेकर आएगा इंशाल्लाह। फखर जमान जो है वो नाइस, वो अपनी आई पे आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, सबको छक्के छक्के। आज जो है फखर जमान ने जो है वनडे मैच ऐसे खेला है जैसे कि T20 का मैच होता है, इस तरह से उसने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और उसने आज ये मुल्क के लिए मैच खेला जैसे हर पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना चाहिए। तो समझें कि आज हमें एक दूसरा शाहिद अफरीदी नज़र आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हैं मैच से, आज बहुत अच्छा खेला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही उसने बैटिंग करके दिखाया। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है फखर जमान से कुछ ऐसा करके दिखाया। और बाबर भी आज माशाल्लाह फॉर्म पे थे। कीवी बैटर्स ने पाकिस्तान की पेस बैटरी को पीस कर रख दिया। डू एंड डाई मैच में पाकिस्तानी बॉलिंग अपनी मौत आप मर गई। 3 स्टार फास्ट बॉलर्स ने 30 ओवर्स में 257 रन दे डाले। पाकिस्तान के खिलाफ कीवीज ने किसी बॉलर को नहीं बख्शा। ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग के बखिए उधेड़ कर रख दिए। जो भी बॉल करने आया इसको भरपूर तरीके से निपटाया। जिस तेजी से बॉल आई उससे डबल स्पीड के साथ बॉल ने बाउंड्री लाइन से बाहर का सफर किया। 40 चौके और 8 छक्कों से पाकिस्तानी बॉलर्स की तवासा की गई। शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग करते हुए खजानों के मुंह खोल दिए। 10 ओवर्स में 90 रन देकर महंगे तरीन पाकिस्तानी बॉलर्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हारिस रऊफ को 10 ओवर्स में 85 रन की मार पड़ी। हसन अली ने 10 ओवर्स में 82 रन देकर 82 से काम लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। इसके पीछे कारफरमा अवामिल में मुल्की क्रिकेट के मंजरनामे ने भी किरदार अदा किया। कैसे कैसे मुश्किलात पैदा हुई जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई सबके सामने है। क्या बोर्ड ने प्लेयर्स को वो माहौल दिया जिसकी बिना पर खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान खींचातानी से मामलात खराब हुए। मेगा इवेंट के दौरान ही खिलाड़ियों ने मुआहदे पर दस्तखत करके तनाज़े का खात्मा किया। ये मामला जैसे तैसे हल हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट की पटारी से एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस बार चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने मुस्तफी होकर चांद चढ़ाया।
एफिलिएट्स के तशहीरी और माली मामलात देखने वाली एक कंपनी में इनके मुबैना किरदार से मुतालिक PCB की जवाबदेही पर उन्होंने इस्तीफा देकर बोर्ड से राहें जुदा कर ली। PCB ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया। 5 जुलाई को बोर्ड की सरबराही संभालने वाले चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे पर रहने की 4 माह की मुद्दत का आखिरी रोज शरह के मुताबिक सका अशरफ ने इब्तदाई तौर पर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक पोजीशन बचा ली। मेगा इवेंट के अख्ताम पर इनके हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 287 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। अहमदाबाद में खेले जाने वाले मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम 286 रन बनाकर आउट हो गई। मार्नस लिबर्शन 71 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। क्रिस वोकस ने 4 शिकार किए। आदिल रशीद और मार्क वुड ने 2-2 विकेटें हासिल की। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मियांवाली में एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला नाकाम बना दिया गया है। 9 हमलावर जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जबकि ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाया के दिफाई असासों को दहशतगर्दों के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। हमले से 3 गैर फ़ाल तैयारे मुतासिर हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। पाक अफवाज मुल्की दिफा के लिए हम्मा वक्त चौकस हैं। मियांवाली में एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 9 हमलावर जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हमला सुबह सवेरे किया गया, तहम फौजी जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिले से कबल ही हलाक कर दिया गया। एयरबेस से मुहलिका इलाके में मौजूद बाकी दहशतगर्दों की नकलो हरकत महदूद करके इन्हें घेर लिया गया। पाक फौज के जवानों ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान मजीद 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को दहशतगर्दों के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई के दौरान पहले से मतरूक करार देकर पेस आउट किए जाने वाले 3 तैयारे मुतासर हुए। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ये फौरी और मौसर कार्रवाई अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से नाकाम बनाए गए हालिया दहशतगर्द हमले के बाद पाक फ़ज़ाइया के मियांवाली एयरबेस का दौरा किया है। कहा कि हम कौम को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुरअज़्म हैं। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इस दौरे के हवाले से बताएगा, क्या कहना था इस मौके पर उनका? जी बिल्कुल, एयर चीफ ने दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करके दरअंदाजी की जो बहीमाना कोशिश की गई थी उसको नाकाम बनाने पर पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकारों की गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। और उनका कहना था कि वतन पर जान निछावर करके उन करने का जो अज़म है पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकारों का, उसको वो सराहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि मुस्तकबिल में भी अगर ऐसी कोई कोशिश होती है, दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, क्योंकि तो जो मौजूदा सूरत हाल सामने आई है उसको बरकरार रखने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं खास तौर पर उन पर जोर दिया। और इसके साथ ही एयर चीफ ने पाक फौज की दरार कंपनी और सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट ऑपरेशन टीम का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए PAF के एहलकारों को बर वक्त मदद फराहम की। और उनका कहना था कि मौजूदा दिफाई सूरत हाल PAF की जानिब से गैर मुतज़लज़ल चौकसी और एक बेमिसाल अज़्म की मुतकाज़ी है। और पाकिस्तान सलमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बलोचिस्तान के इलाके पसनी में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। हमला घात लगाकर किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा के बाद मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले, सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों और टाउट्स की ट्रोलिंग, ताने बाने कहां से मिलते हैं, बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई। पसनी गवादर में हमले में 14 फौजी जवान शहीद। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई। एक जानिब मुल्क दुश्मन अनासिर हमले कर रहे थे, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी गई। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी राज से जुड़े एक्स अकाउंट्स फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स मुतहर्रिक हुए। आज के मियांवाली हमले का इशारा दिया और कहा आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात साबित करती है हमलों के पीछे बदनामे जमाना रा का हाथ है। मियांवाली हमला नाकाम होते ही इंडियन मीडिया हरकत में आया। 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, खुशियां मनाई और कहा एयरबेस हमले में एयरफोर्स का बड़ा नुकसान हुआ। अफसोसनाक तौर पर एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोल्स भी हरकत में आए। एक्स अकाउंट से सानिया लजबेला की तर्ज पर पसनी गवादर के शहीद फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की। इसी जमात से जुड़े बाहर बैठे घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले किराए के ट्रोल्स ने इंतहाई मजमूम अंदाज में जश्न मनाया। कहा 9
मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल जारी है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में इन अनासिर की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी फ्रस्ट्रेशन में सियासी सोशल मीडिया हैंडल्स ने एक मजमूम बयानिया भी शुरू कर दिया। कहा गया सब कुछ स्टेज मैनेज अटैक्स हैं ताकि इलेक्शंस को रोका जा सके। ये बयानिया न सिर्फ एक गलीज तरीन सोच की अक्कासी करता है बल्कि शहदा और इनकी फैमिलीज की भी शदीद बेतौकीरी है। नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मोदी सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहना था कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि फैटफ हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जालिमाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया। नाम दर्शन छोटे। इंडिया में जमहूरियत के नाम पर इंसानी हुकूक के कारकुनान के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनान और तंजीम पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि फैटफ हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जालिमाना कार्रवाइयाँ कर रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है भारतीय हिंदुत्व सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक और फैटफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका नोटिस लेना नागुज़ीर हो चुका है। सियासी और अस्करी तज्ज़ियाकारों ने फैटफ से मुतालबा किया है कि वो इंडिया में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा और रिपोर्ट इस बात की गवाही है कि भारतीय हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन, इंसानी हकूक़ के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ संगीन कार्रवाइयाँ कर रही है। जो भारत अपने जितने भी कवानीन बना रहे हैं ना, एक तरह से असल में जो उनकी एलीट क्लास है ना, उसको किसी न किसी हाल से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नहीं है, ना ही आपको FCT के बेसिकली जो टेररिज्म को फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसको रोकने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये कि सिर्फ फैटफ को दिखाने के लिए कि हम वाकई इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फैसला लिया है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, अगेंस्ट इनोसेंट लोगों के ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ है, सोशल वर्कर्स के ख़िलाफ़ है। और देखें पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ऑलरेडी टेररिज्म के बारे में, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में 5 डोजियर्स पहले से जमा करा चुके हैं और दिन कुलभूषण जाधव हमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। सो ये है कि इसके अलावा जो RSS को जो फंडिंग वगैरह होती है और या पैसा आता है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आता है। तो एक बड़ा जेन्युइन केस बनता है कि इंडिया को बिल्कुल जो इनकी 40 के करीब रिकमेंडेशंस हैं FATF की, जो उसके मुताबिक उसको जांचना चाहिए। तो नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मोदी सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एक बार फिर भारत का ये घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ। इस बार एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने खुद मोदी सरकार के चेहरे को बेनकाब किया। इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? बता दें कि भारत को भी आप चाहिए और ये डेवलप इसलिए है क्या? फारूक हमीद साहब, आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा आपसे हम कोशिश करते हैं। तो ये मामला ऐसा है कि नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के ख़िलाफ़ बदतरीन क्रैकडाउन का ये मामला है। अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक बार फिर मोदी सरकार के चेहरे को बेनकाब किया है। कई मामलात हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बार बार भारत पूरी दुनिया में जो है शर्मिंदा होता है। इस तरह के मामला सामने आते हैं। इस दफ़ा फिर कारकुनान, इंसानी हुकूक के जो कारकुनान हैं और अक़लियतों के खिलाफ जो भारत में संगीन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उस पर से पर्दा उठाया गया। क्या कहना चाहेंगे? रहीम, देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक बड़ी वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जानिब से
इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। अच्छा, सिर्फ ये मुसलमानों की नहीं, कश्मीर को तो चले एक साइड पर रखते हैं, जो उन्होंने बिहार में किया, जो उन्होंने जो है अभी दीगर सिखों के इलाकों में किया, जो उन्होंने अपने नक्सलाइट जिधर हैं, नक्सल जिसको 7 स्टेट्स कहा जाता है, वहाँ उनका जो जुल्म और सितम जो है जारी है, जो उन्होंने जो क्रिश्चियन बरादरी के साथ किया, यानी कि कोई एक जगह हो। अच्छा, फिर सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा, जो निचली जात के हिंदू थे, शूदर थे, दलित थे, उन लोगों के लिए भी जिंदगी अजीरन कर दी। यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी तवज्जो जो है वो रखी, और वो किस तरफ रखी, वो उन्होंने ब्राह्मण को प्रमोट करने के लिए रखी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो क्या किया जाए, ये तो बड़ा ही एक अलमिया है, और दुनिया को अभी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरफ लेके जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जो है ये एक दरिंदा है, ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है। इसको अगर हमने जो है वो हाथ न डाला तो फिर जो है वो ये तो फिर पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरे की अलामत बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस मामले को यहाँ नहीं दबाना चाहिए, बल्कि इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लेके जाना चाहिए। उससे ये होगा कि मोदी के ऊपर जो है एक बाकायदा मुकदमा चलेगा, और उसको जो है जंगी जराइम के ऊपर जो है वो आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है और इसको तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाना भी चाहिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान बंस रोड पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ। जी देखें, मैं आपको बताता चलूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कराची में इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। राब्ता मुहिम के सिलसिले में आज बंस रोड के मुकाम पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक जलसा किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई थी। एमक्यूएम पाकिस्तान कबल भी 3 जलसे किए, जिसमें मलीर, औरंगी टाउन और लियाकताबाद में कामयाब जलसे किए थे। इसके बाद आज बंस रोड पर जलसा किया जा रहा है, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत इस टाइम पे स्टेज के ऊपर मौजूद है, और जलसा गाह खचाखच आवाम से भरी हुई है। आवाम की बड़ी तादाद इस जलसा गाह में पहुंच चुकी है, और एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार इस समय स्टेज पर मौजूद हैं और अपने खिताब कर रहे हैं आवाम से। जी बहुत शुक्रिया आपके लिए वजाहत। और आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात में प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा की भी खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जहलुम ने महकमा तालीम से रजिस्टर्ड स्कूल्स के असातिज़ा की फहरिस्तें मांग ली है। मरासला बोल न्यूज़ को मौसूल हो चुका है, इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा कि आम इंतखाबात में जो प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा है उनकी भी खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। देखिए, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 53 बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबी अमला सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी और नीम सरकारी इदारे हैं, या वो इदारे जो डायरेक्ट सरकार की कंट्रोल में होते हैं, उनके से सिर्फ अमला लिया जा सकता है। इसे कानूनी तौर पे अमला लेने की इजाजत नहीं होती। लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जेलम ने एक मरासला लिखा है महकमा तालीम को, जिसमें कहा गया है कि जो निजी स्कूलों के असातिज़ा हैं उनके डाटा फौरी तौर पर फराहम किया जाए, ताकि इंतखाबी अमल के जरिए इंतखाबी अमले के लिए और बतौर उनको इस्तेमाल किया जा सके, और पोलिंग स्टेशन पर उनकी तैनाती का अमल मुकम्मल किया जा सके। ये जैसे ही मरासला जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनको मौसूल हुआ, उनकी जानिब से तमाम निजी स्कूल से तफसीलात का डाटा जो है ना वो मांग लिया गया है, और तमाम जो असातिज़ा हैं हमारे ज़राए बता रहे हैं जेलम के, उन्होंने जो फॉर्म दिया गया था, जो फॉर्मेट दिया गया था, उसके मुताबिक अब तक डाटा अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। तो ये एक नया तजर्बा एक तरह से होगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कानून से हटकर सरकारी असातिज़ा के बजाय जो प्राइवेट असातिज़ा हैं उनकी खिदमात आम इंतखाबात के लिए हासिल करने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, महकमा तालीम से रजिस्टर्ड स्कूल्स के असातिज़ा की फहरिस्तें मांग ली गई है। जुल्करनैन इकबाल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का 10 सफ़ात का हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह हुक्मनामा तहरीर किया है। आगाह किया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। हुक्मनामा सदर के ख़त और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा हुक्मनामे में क्या तहरीर किया गया है? कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात केस के हवाले से जो दरखास्तें आई थी उनको डिस्पोज ऑफ किया गया था। जो
8 फरवरी की तारीख पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन पे इत्तफाक हुआ था, तो अदालत ने ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया था और फिर साथ में अदालत ने कहा था कि अब 8 तारीख को ये इंतखाबात जो है वो हो जाने चाहिए और ये पत्थर पे लकीर है कि अब जो इलेक्शन की डेट है इसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो अब अदालत की जानिब से कल की समाअत का जो हुक्मनामा है, बल्कि हुक्मनामा तो नहीं, इसको आप फैसला कह सकते हैं क्योंकि दरखास्तें डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। ये जो फैसला है जस्टिस काजी पाकिस्तान ने तहरीर किया है और इस फैसले में मीडिया के हवाले से जो कल जबानी तौर पर बातें कही गई थी, अब इस फैसले में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। फैसले में कहा गया है कि जो आइन का आर्टिकल 19 है ये अदलिया की आज़ादी को, अज़हार राय को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये जो अख्तियार है अदलिया की आज़ादी का, इसको इस तरीके से लाइसेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि कोई झूठा बयानिया बनाया जाए, आवाम तक गलत मालूमात जो है वो दी जाएं। और ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे तमाम सहाफ़ियों को सराहती है जो प्रोफेशनली और ईमानदारी के साथ अपने काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। इस फैसले में कहा गया कि चूंकि अदालत को आगाह किया गया है। ठीक है इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। वफ़द ने पावर डिवीज़न हुकाम की ब्रीफिंग और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF ने टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्टफॉल भी कबूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। माशी रेवेन्यू के साथ तवानाई सेक्टर से मुतालिक इक़दामात, इस्तिलाहात और दीगर उमूर से मुतालिक IMF वफ़द और हुकूमती हुक्काम के दरमियान बातचीत हुई। FBR से मुज़ाकरात में IMF ने अगली किस्त के लिए अपनी शराइत सख्त तर कर दी। टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्टफॉल भी कबूल करने से इनकार। जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा कैसे होंगे, प्लान मांग लिया गया। तमाम सेक्टर्स के महसूलात रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF को शेयर कर दी। 49 लाख टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ तक ले जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुतालबात से मुतालिक रिपोर्ट पीर को पेश की जाएगी। पाकिस्तान हुक्काम के साथ IMF हुक्काम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 1,60,000 से जायद अफराद पाकिस्तान से चले गए। तुरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। उधर कोयटा में भी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। अटक में भी मजीद 44 अफराद को ट्रांजिट कैंप से अफगानिस्तान रवाना किया गया। कराची में सचल के इलाके मदीना कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन किया गया। नामुकम्मल कवाइफ पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद में भी फैक्ट्री एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और लोगों के कवाइफ चेक किए गए। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो इसराइल की वहशियाना बमबारी आवाम के साथ साथ अब हमास लीडरशिप को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। गजा में हमास लीडर इस्माइल हानिया के घर ड्रोन मिसाइल का हमला। इस्माइल हानिया मौजूद ना थे। हमास मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया के 2 बेटे घर में मुकीम थे। गुज़श्ता 24 घंटों में अल-शिफा अस्पताल और अल-कुद्स अस्पताल के तरफ हमले किए गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,488 हो चुकी है। इसराइल ने गजा में हमास लीडर इस्माइल हनिया के घर को ड्रोन मिसाइल का निशाना बना दिया। गजा पट्टी में वाक़ उनके घर गजा हाउस में उनकी फैमिली के मौजूद होने के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई। इस्माइल हनिया तुर्किया और गजा के दरमियानी इलाके में नामालूम मुकाम पर रहाइश पजीर हैं, जबकि उनके 2 बेटे घर में मुकीम थे। इसराइली बमबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अल-शिफा अस्पताल और अल-कुद्स अस्पताल के अहाते को निशाना बनाया गया, जिसमें 15 अफराद शहीद हुए। गजा के स्कूल पर वहशियाना बमबारी में 20 अफराद शहीद हो गए। मगरबी गजा में अल-नस्र, जबालिया, बेत हुनून, अत्तौरा पर बारूद बरसा दिया गया। शुमाल में बेत लाहिया और गजा शहर के अल-तफाह मोहल्ले पर भी बेरहमाना बमबारी की गई। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 135 हो गई। इसराइली फौजियों ने नाबलस, जनीन, बैतुल लहम और हेब्रून को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
غزہ جنگ کے تناظر میں امریکہ میں شدت پسندی کو جواز بنا کر عارضی مقیم مسلمانوں سے متعصبانہ رویہ برتا جانے لگا۔ ریاست ٹیکساس کے دارالحکومت ہیوسٹن میں ایک اردنی شہری کو مبینہ غیر قانونی ہتھیار رکھنے اور ممکنہ دہشت گردی کے خدشے کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا ایک بار پھر منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنے لگا۔ اردنی شہری شعیب ابو عیاش کے بارے میں امریکی فیڈرل ایجنسی نے بتایا ہے کہ گرفتار اردنی شہری یہودی برادری پر مبینہ حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے لٹیروں کی دادا گیری، پولیس بے بس ہو گئی۔ ملیر میں گھر کے اندر چوری کی واردات کرنے والے چور کو عوام نے پکڑ کر بجلی کے کھمبے سے باندھ دیا، ساتھ ہی ملزمان چور کو چھڑا کر لے گئے۔ گلستان جوہر بلاک 7 میں 5 ملزمان نے گھر لوٹ لیا۔ سچل پولیس کا اسٹریٹ کرمنل سے مبینہ مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی دلیری، پولیس بے بس اور بے حس ہو گئی۔ ملیر میں گھر کے اندر چوری کی واردات کرنے والے چور کو عوام نے پکڑ کر بجلی کے کھمبے سے باندھا تو اس دوران واردات کی نیت سے گھومنے والے موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے چور ساتھی کو پہچان لیا۔ ڈاکو اسلحے کے زور پر کھمبے سے بندھے چور کو چھڑا کر ساتھ لے گئے۔ ادھر گلستان جوہر بلاک 7 میں 5 ملزمان نے گھر لوٹ لیا۔ ملزمان واردات کے بعد شہریوں کی موٹر سائیکلیں بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ ملزمان ایک کے بعد ایک واردات کرتے رہے لیکن پولیس نہ پہنچی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے سب بھانڈا پھوڑ دیا۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، جبکہ کیماڑی پر واقع مین ہول سے پرانے اسلحے سے بھرا ہوا بورا مرامت کر لیا گیا۔ دوسری جانب سچل پولیس کا اسٹریٹ کرمنل سے مبینہ مقابلہ ہوا، جس میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، ساتھ ہی فرار ہو گئے کے قریب پیش آیا۔ خبر دیں گے آپ کو لاڑکانہ سے، جہاں بااثر شخصیت کے بیٹے کی شادی میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ جدید ہتھیاروں سے ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ باراتیوں کی شہر کے مین جناح باغ چوک پر بیچ بازار کھلے عام فائرنگ۔ مصروف ترین شارع پر فیملیز خریداری میں مصروف رہتی ہیں۔ اس مصروف شارع پر کھلے عام فائرنگ سے شہری حیران و پریشان رہ گئے۔ پولیس موقع پر موجود تھی، جو کہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ لاڑکانہ میں بااثر شخصیت کے بیٹے کی شادی ہوئی، جس میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ادھر سکھر میں سول ہسپتال تک جانے والی سڑک کی حالت زار، لاتعداد گھڑوں سے ہسپتال آنے والے لوگ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی کی یہ رپورٹ۔ سکھر میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج ٹیچنگ اسپتال المعروف سول اسپتال تک پہنچنا مریضوں کے لیے پولیس رات کا سفر بنتا جا رہا ہے۔ اسپتال کو جانے والی مرکزی سڑک کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں سے زخمی لوگوں کو، یہاں پہ مریضوں کو لایا جاتا ہے اور یہ سول ہاسپٹل کو سیدھا راستہ جاتا ہے۔ یہ راستہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سول ہاسپٹل کے اندرونی حالات اور معاملات کیا ہوں گے۔ یہ سول ہاسپٹل کا مین روڈ ہے، یہاں پر کوئی سیریس پیشنٹ آتا ہے، کوئی کیسا ہو جاتا ہے، ان کو کچھ ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ راستہ اتنا گندا ہے سول کا، پوچھو ہی نہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو ادھر کم آئیں۔ سکھر سول اسپتال کو جانے والے روڈ کی حالت زار کیا ہے، یہاں آنے والے مریض کس قدر تکلیف سے یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، اور وہ اسپتال جو ہے وہ اپنے امراض کی صحت یابی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ نئے امراض لے کر یہاں سے واپس جائیں گے۔ کیمرہ مین بلاول بھٹی کے ساتھ شاہد علی، بول نیوز، سکھر۔ اسلام آباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی موسم سرما کے کپڑوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شہری مناسب داموں گرم کپڑے خریدنے کی غرض سے مختلف دکانوں اور سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ تفصیلات محمد علی جا کی اس رپورٹ میں۔ شہر اقتدار میں موسم نے انگڑائی لی، مارگلا کے پہاڑوں سے یخ بستہ ہوائیں ٹکرائیں۔ دکانداروں نے جیکٹس، سویٹر، دستانے اور سردیوں کے دیگر پہناووں کا اسٹاک لگا لیا۔ دکاندار کہتے ہیں گزشتہ برس کی نسبت اس سال کسٹمرز بہت کم ہیں۔ مہنگائی کی بدولت 40 سے 50% کپڑے مہنگے بیچنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی کا ایک امپیکٹ ایسا ہے کہ سردیوں کا سامان ہے، اور لیکن لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کافی کم ہو گئی ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ سردیاں تو آ گئیں، لیکن سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے خریدنے کی سخت نہیں رہی۔ میں کوئی بھی جیکٹ کے ریٹ پوچھتا ہوں تو 6000 7000 10000 12000 اس سے کم ریٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سچویشنز آر ویری ٹف، اور انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں۔ سردی کے ملبوسات کی قیمت میں اضافے سے جہاں شہری مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں، وہیں دکاندار بھی کہتے ہیں کہ حکومت قیمتیں گھٹانے کے لیے سدباب کرے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے حکومت کو ایسی پالیسیز مرتب کرنی چاہیے جس کے باعث وہ سردیوں میں مناسب
داموں گرم کپڑے خرید سکیں۔ دکانداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ عالمی مہنگائی کی بدولت انہیں مہنگے داموں کپڑے خریدنے پڑتے ہیں۔ کیمرہ مین اسد عباس کے ساتھ محمد علی جا خان، بول نیوز، اسلام آباد۔ سعودی عرب میں سجی صوفیانہ شام جس میں ہزاروں پاکستانی شریک ہوئے، نامور پاکستانی گلوکاروں نے اپنی آواز سے حاضرین کو سحر میں جکڑ لیا۔ پاکستان کے مزاحیہ فنکاروں نے خوب چٹکلے چھوڑے۔ دیس میں اپنے دیس کے رنگ گلوکاروں اور مزاحیہ فنکاروں نے وطن کی یاد دلا دی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں صوفیانہ شام محنت کشوں کے نام سے شام سجائی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ورکرز شریک ہوئے۔ سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک تھیں۔ پاکستان کے نامور گلوکار ملکو اور طاہر عباس نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ موسیقی کے ایسے سر بکھیرے کہ پاکستانی ورکرز رقص کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معروف پاکستانی کامیڈین آغا ماجد، سلیم البیلا اور گوگا پسوری نے بھی خوب مسکراہٹیں بکھیری۔ رنگا رنگ محفل کے آخر میں شرکا کے لیے قرآن دازی کی گئی جس میں ایئر ریٹرن ٹکٹس دیے گئے۔ اسلام آباد میں سجا لوک میلہ دیکھ کر بلوچی ثقافت کے رنگ شہریوں کی عقل دنگ رہ گئی۔ لوک ورثہ میں بلوچی پویلین کی خوبصورتی کا احوال جانتے ہیں ماہپارہ زمان کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد لوک ورثہ میں بلوچی ثقافت کے ایسے دلکش رنگ سج گئے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کھڈی کی چادریں، بلوچی چپل، ہاتھ سے بنے ملبوسات، زیورات اور بلوچی روایتی ٹوپی نے بلوچی پویلین میں 4 چاند لگا دیے۔ پاکستان کا حسن اور دلکشی، اس پر بلوچی ثقافت کا تڑکا دیکھنے والوں کو خوب بھایا۔ I'm the big fan of this festival اور یہاں پہ میں آتی ہوں، یہاں پہ ان کے کارپیٹس ہیں، ان کے ڈریسز ہیں اور اسپیشلی I'm talking about سجی۔ باقی اوور آل اٹس بیوٹیفل۔ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور چاروں صوبوں کا ایک دوسرے کا رسم رواج کا پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ ان کے گھر کے رسم رواج سے لے کر وہاں کے ان کا جو صوبے کا رسم رواج کیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بلوچی ملبوسات کے سٹالز لگانے والی خواتین کا کہنا ہے کہ بلوچی ثقافت کی خوبصورتی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میرا ریزن تھا اسٹال لگانے کا، وہ صرف یہی ریزن تھا کہ میں اپنا بلوچی کلچر جو ہے ریپرزینٹ کروں۔ ہماری جو یوتھ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بلوچی کلچر میں بھی بہت ایسی چیزیں ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، لائک ڈریسز ہو گئے، شوز، بیگز اور یہ سارے ہینڈ امبرائڈریز ہوتی ہیں۔ بلوچی ثقافت کے مختلف رنگوں نے میلے کی رونق کو خوب بڑھایا۔ بلوچی ثقافت کے بھلے اور دلکش اندازوں نے میلے میں آنے والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا، جو سالوں سال اس میلے کو بھول نہیں پائیں گے۔ کیمرہ مین مدثر جاوید کے ساتھ ماہپارہ زمان، بول نیوز، اسلام آباد۔ بول نیوز کے چیئرمین اور سی ای او سمیر چشتی نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پالیسیز کے تسلسل کو مستقل بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے۔ SIFC کے تحت معیشت کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے۔ تفصیلات کفیل احمد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بول نیوز کراچی ہیڈ آفس میں ہارورڈ کلب آف پاکستان کے تحت بول ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے بول نیوز کے چیئرمین اور سی ای او سمیر چشتی نے کہا کہ اس طرح کے ڈائیلاگز مزید منعقد کیے جائیں گے۔ ملک میں SIFC کے تحت چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں۔ ہم نے یہ سیشن شروع کیا تھا کہ ہم انویسٹرز کو پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور کیا کر سکتی ہیں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے اور انویسٹمنٹ آئے۔ تو یہ پہلا سیشن تھا، مگر ہم ایسے کوئی 15-20 اور کریں گے، ڈفرینٹ پینلسٹ کو لائیں گے، ڈفرینٹ آڈینسز کو لائیں گے۔ ہم نے SIFC کا ایجنڈا لے لیا ہے، ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، انرجی، ڈیفینس۔ اس سے کہا ہے کہ ان 4 سیکٹرز میں کیا ہو سکتا ہے۔ کولیگ ہیں SIFC میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بلڈوز کریں گے۔ صحیح کر رہے ہیں، بلڈوز کریں کہ پالیسیز ہیں ان کو انفورس کروانا ہے، بینیفٹس ایوری ون، سب کا فائدہ ہے ایسے کہ بلڈوز کریں، پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائیں کہ اور لوگ انکریج ہوئیں اور انویسٹرز بھی آئیں۔ بول ڈائیلاگز میں شریک ماہانہ ویلتھ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد شمون طارق نے کہا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، لیکن پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ ایشو صرف پاکستان میں ایک ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہم یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہر 2-3 سال کے بعد دیکھتے ہیں، اس کے بعد پالیسیز ریورس ہو جاتی ہیں اور ہم ایک سرکل میں گھومتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی لانگ ٹرم انویسٹر اپنے پیسے کمٹ کر نہیں سکتا۔ اگر آپ یہاں پہ لا کے پیسے کو سٹک کر دیں گے، گروتھ بھی نہیں آئے گی، پھر آپ ڈالرز بھی باہر لے کے نہیں جا سکتے۔ سو آئی تھنک پیسہ آ سکتا ہے پاکستان میں، بہت آسانی سے آ سکتا ہے، لیکن جب تک ہم یہ اپنی پالیسیز کو فکس نہیں کریں گے اور یہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہم چینج کرتے جاتے ہیں اپنی پالیسیز، یہ جب تک نہیں فکس کریں گے، مجھے لانگ ٹرم میں سسٹینیبل FDI
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते नजर नहीं आ रहे। बोल्ड डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। जमीन के अंदर कदीम सयारे के अरबों साल पुराने मलबे की मौजूदगी का इंकशाफ। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नई तहकीक सामने आ गई। थिया नामी सयारा जमीन से टकराया, जिससे कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रह गया, जब कुछ ठंडा होने की सूरत में चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। एक जमीन और हजारों राज। जमीन के अंदर कदीम सैयारे के अरबों साल पुराने मलबे की मौजूदगी का इंकशाफ। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये इंकशाफ अफ्रीका और बहरुल काहिल में 1980 की दहाई में मिलने वाले मादे की जांच पड़ताल से हुआ। ये मादा जमीन की परत के करीब से मिला था, जिसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा है और जलजले की लहरों पर ये मादा मुख्तलिफ अंदाज से रद्द अमल जाहिर करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक सैयारा थिया के बाकियात हैं जो अरबों साल कबल हमारी जमीन के इब्तिदा से टकराया था। मुहक्किकीन के ख्याल में अरबों साल कबल थिया सूरज के गिर्द चक्कर लगाता था, मगर दीगर सैयारों की कशिश ने इसे अपनी जानिब खींचा तो वो सैयारा बनने की अमल से गुजरने वाली जमीन से टकरा गया था। थिया का हजम मरीख जितना था और जब दोनों सैयारों का टकराव हुआ तो इतना ताकतवर था कि बहुत ज्यादा मिकदार में मादा जमीन के इर्द गिर्द फैल गया, जिसमें से कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रह गया, जबकि कुछ ठंडा होने की सूरत में चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। मुहक्किकीन ने तस्लीम किया कि इन्हें मालूम नहीं कि आखिर इस सैयारे के बाकियात अब भी जमीन की तह में क्यों मौजूद हैं, लेकिन इसकी तहकीकात भी जारी है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।